आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल और महा एग्जिट पोल में इस समय न्यूज 18 कुछ बड़े आंकड़ों के साथ तैयार है। गुजरात का पी मार्क का एग्जिट पोल क्या कहता है आपको मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी यहां अब तक का हम मान सकते हैं बीते 15 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 128 से 148 सीटों तक जीत सकती है, कांग्रेस 30 से 42 और आम आदमी पार्टी 2 से 10। मैं आपको फिर बता दूं ये पी मार्क का एग्जिट पोल है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। मेरे साथ ब्रजेश सिंह है हमारे एक्सपर्ट, उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन ये आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। बड़ी वॉल पर गुजरात विधानसभा कैसी दिख सकती है एग्जिट पोल के मुताबिक। भारतीय जनता पार्टी 128 से 148 के बीच में, ये नंबर भारतीय जनता पार्टी का रहेगा 128 टू 148। ये बड़ा नंबर है, ये आप देख सकते हैं। ये पी मार्क और आर भारत का एग्जिट पोल 128 से 148, 30 से 42 कांग्रेस, 2 से 10 आम आदमी पार्टी और 0 से 3 अन्य। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक और एग्जिट पोल है जो कहता है 125 से 120 भारतीय जनता पार्टी रहेगी। न्यूज एक्स का एग्जिट पोल कहता है 117 से 140 भारतीय जनता पार्टी रहेगी, कांग्रेस 34 से 51 रहेगी, आम आदमी पार्टी 6 से 13 रहेगी, 1 से 2 अन्य रहेंगी। ब्रजेश, आपने लंबे अरसे तक कवर किया है गुजरात को। ये जो आंकड़ा आ रहा है अपने आप में जो एग्जिट पोल का, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। अगर बीजेपी का ऐसा नंबर आता है 8 तारीख को तो ब्रजेश देखिए, अगर 148 तक जो कुछ एग्जिट पोल्स जा रहे हैं, अगर वो जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसके पहले 1985 में कांग्रेस जब आखिरी बार उसने चुनाव जीता था तब उसने 149 सीटें जीती थी। बीजेपी जो 95 ऑनवर्ड्स जो लगातार 6 चुनाव जीती है उसमें कभी भी आंकड़ा 130 के ऊपर नहीं गया। आप अगर पिछला चुनाव देखें तो आंकड़ा 99 था। उसके पहले का अगर ये आंकड़ा क्यों इतना बड़ा हो रहा है, पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है इस समय? देखिए, दो कारण इसके हो सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने अगर जो है कांग्रेस के वोट को बुरी तरीके से खाया है, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस थ्री कॉर्नर फाइट हुई है। जी हाँ, तो अगर वो हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि बीजेपी के लिए वह जो कांग्रेस जो मार्जिन जो है अगर वो नीचे गिरा है तो बीजेपी को वो सीटें जो कि वो क्लोज मार्जिन से हारती थी वो जीत जाएगी। तो इसलिए इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस समय अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे खतरनाक आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है अगर कांग्रेस 30 से 42 अंडर 50 सिमट जाती है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल कांग्रेस को 50 से ऊपर देने में एक रिस्क देख रहा है। अभी तक जो हमने 3 एग्जिट पोल का ट्रेंड देखा है, वो 3 बड़े एग्जिट पोल में ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस अंडर 50 अगर रहती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल निशान होगा। गुजरात जैसे बड़े राज्य के अंदर कांग्रेस के लिए सेटबैक होगा अगर कांग्रेस 40 से 50 आती है। और भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए किस तरह से हमने रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड देखे। हर 5 साल में बीजेपी की सीटें कम होती गई हैं। 99 तक सीटें आई 2017 के अंदर, लेकिन वहां से एक बड़ा कमबैक भारतीय जनता पार्टी ने करा। और अब ऐसा आकलन लगाया जा रहा है कि बीजेपी 115 से 140 के बीच में कहीं भी जा सकती है। और अगर हम महा एग्जिट पोल का आंकड़ा अभी का देखें तो वो 130 प्लस दिखाई देता है, वो 130 प्लस दिखाई देता है। अलका लामा मेरे साथ कांग्रेस की जुड़ रही है। अलका लामा, गुजरात का एग्जिट पोल है, गुजरात के अंदर कांग्रेस की स्थिति जो है वो कमजोर दिखाई दे रही है। अंडर 50 कांग्रेस एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है और एक नहीं 3 से 4 एग्जिट पोल्स ऐसा कह रहे हैं। और बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ दिखाती जाती हुई दिखाई दे रही है। अलका लांबा, नमस्कार अमीश जी। अमीश जी, मैं 3 महीने हिमाचल रही और वहां से सीधा दिल्ली नगर निगम के चुनावों में आ गई। गुजरात मेरा व्यक्तिगत जाना बिल्कुल भी नहीं हुआ, पर मेरी पार्टी ने पूरी ताकत वहां लगाकर रखी और मेरी पार्टी का पूरा ये विश्वास और मानना है कि गुजरात के लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, वहां पर जो भ्रष्टाचार है उससे त्रस्त आकर एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है और कांग्रेस ये सरकार बनाएगी, ये मेरी पार्टी का ऐसा बिल्कुल मानना है जिसमें मैं भी विश्वास कर रही हूं। जी, लेकिन मेरे पास एक वोट शेयर का आंकड़ा आया है। बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ा रही है गुजरात के अंदर और ये अराउंड 49% जा सकता है, जैसी हमारे पास जानकारी आ रही है। मेरे साथ आतिशी भी हैं आम आदमी पार्टी की, उनका रुख करूंगा। फिर मैं बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का रुख करूंगा। आतिशी, गुजरात का आंकड़ा हमारे पास पहले, फिर मैं एमसीडी और हिमाचल पे भी आऊंगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी आम आदमी पार्टी की, क्या आपको लगता है कि एक सेटबैक है? क्योंकि आम आदमी पार्टी स्ट्रगल कर रही है 3 से 5 के बीच में या फिर 3 से 8 के बीच में।
देखिए अमीश जी, गुजरात की जनता में बहुत 27 साल की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है उसके प्रति रोष तो डेफिनेटली रहा है। गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस पूरे कैंपेन में बहुत प्यार दिया है, बहुत समर्थन दिया है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा 8 तारीख को आएगा, तो मेरा मानना है कि एग्जिट पोल की जगह एग्जैक्ट पोल का इंतजार किया जाए। वो तो बिल्कुल रहता ही है, लेकिन एग्जिट पोल दिशा तय कर देता है। एग्जिट पोल दिशा तय कर देता है। हमने दिल्ली के विधानसभा चुनावों में देखा है आम आदमी पार्टी को बढ़त दिखाई एग्जिट पोल्स के अंदर, केंद्र में देखा बीजेपी को बढ़त दिखाई, तो एक दिशा तय कर रहा है। तो दिशा ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी में, भारतीय जनता पार्टी में यकीन है गुजरात की जनता को। देखिए अमीश जी, 8 तारीख का इंतजार करते हैं और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग शुरुआत आपको गुजरात में 8 तारीख को मिलेगी। जी मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये नंबर्स अपने आप में एग्जैक्ट नहीं है, जैसा आतिशी ने बोला, शी इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन दिशा जरूर बता रहे हैं। और दिशा ऐसी लग रही है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर लहरा रहा है और बीते कई वर्षों के अंदर, बीते 15 साल के अंदर या पिछले 20 साल के अंदर सबसे ज्यादा सीटें भी मिल रही हैं। तो 3 कॉर्नर फाइट का फायदा हो गया आपको। देखिए, जो भी आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है, कम से कम ये जो दिशा दिखा रहा है इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जो अपेक्षित दिशा है उसी दिशा की तरफ यह दिखा रहा है। और चुनाव के दरमियान में तकरीबन 1 महीना गुजरात में रहा और आपको ध्यान हो, मैंने कई बार यह वाक्य बोला था कि गुजरात में सरकार बनाने की लड़ाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ जमीन बचाने की लड़ाई में थी और आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने में। तो दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी, यदि आपके सर्वे को माने, तो उपस्थिति दर्ज कराने में सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन बचाने में सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। अब यदि हम सर्वेक्षण को माने तो सर्वेक्षण में, किसी भी सर्वे में एक स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर 3% होता है। यदि अब मान लिया जाए आपके सर्वे में कि पूरा का पूरा 3% स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे खिलाफ चला जाता है, तो भी हम 110-115 सीट के आसपास रहेंगे 132 में, यानी हमें कंफर्टेबली सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। और यदि यह स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर हमारे पक्ष में चला जाता है या 3:2:1 में भी हमारे पक्ष में आता है, तो हम माधव सिंह सोलंकी जी वाला रिकॉर्ड तोड़ने की नजदीक तक पहुंच सकते हैं। यह मुझे लगता है कि गुजरात की जनता ने उत्तरोत्तर, जो जिसे प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर कहते हैं, परफॉर्मेंस का फैक्टर कहते हैं, उस कारण से एक सकारात्मक जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी। व्यूअर्स, मैं आपको स्टैंड बाय कर रहा हूं पोल ऑफ पोल्स, यानी महापोल। अब से कुछ देर में हम दिखा देंगे आपको हिमाचल का टारगेट पोल क्या है, वो हम आपको दिखा देंगे। महापोल क्या है हिमाचल का, वो दिखा देंगे। लेकिन मैं क्विकली अलका लांबा आपका रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश का महापोल हमारे पास आने वाला है कुछ देर के अंदर। हम स्क्रीन पर दिखा पाएंगे, दिखा सकते हैं हम इस समय हिमाचल प्रदेश का पोल ऑफ पोल्स। और इस पोल ऑफ पोल्स में ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी का एज रहेगा हिमाचल के अंदर। 35 बीजेपी, 30 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। आम आदमी पार्टी को हिमाचल में भी सेटबैक लग रहा है। अलका लांबा, क्योंकि आप हिमाचल में थी, लगातार आप वहां पे प्रसार कर रही थी। सीधा सवाल है, कांटे की टक्कर है, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी का एज रहेगा। एक एग्जिट पोल कह रहा है कि कांग्रेस का एज रहेगा। क्या आपको लगता है कांटे की टक्कर है, और उस कांटे की टक्कर का लाभ, क्योंकि ये एग्जिट पोल ऐसा है जिसके अंदर हम बदलाव भी देख सकते हैं जब कांटे की टक्कर होती है। हिमाचल प्रदेश को जितना मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां पर छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वोटर उतने नहीं होते हैं, और जब वोटर उतने नहीं होते हैं तो जीत और हार का मार्जिन बहुत कम रह जाता है। और जब जीत और हार का मार्जिन कम रहता है तो बागी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा परेशानी का सबब था। तो उस मैटर के अंदर कांग्रेस को एक एज मिल सकता है। ये एक आकलन है। लेकिन मेरे साथ ब्रिजेश भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, कॉन्स्टिट्यूएंसी हिमाचल में छोटी रहती है, तो बड़ी बात ये होती है कि कई बार अगर हवा भी चले लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी है, वोट शेयर कम है, तो जीत और हार का मार्जिन 500, 1000, 1500 मैक्सिमम। निश्चित तौर पर। और दूसरा, अगर आप देखिए, अगर हम एग्जिट पोल अगर एक देख रहे हैं जिसमें कि बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, और अगर बीजेपी सरकार फॉर्म कर पाती है, अगर एग्जिट पोल सही निकलते हैं, तो 1985 के बाद पहली बार होगा। कभी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है 85 के बाद, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। जी, अलका लांबा, क्योंकि आप हिमाचल में रही,
एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है, बाकी 3 एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक? लेकिन गुजरात में सरप्राइजिंग है, अंडर 50 अगर कांग्रेस आती है तो। आपका अमित जी, आपके हिमाचल के आकलन से मैं बिल्कुल सहमत हूं। छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मार्जिन बहुत कम रहता है। हम 2017 से 2000 जो है उससे पहले हम सत्ता में रहे। एंटी इनकम्बेंसी के बाद कांग्रेस 21 सीटें जीतकर विपक्ष में पिछले 5 साल में अपनी एक मजबूत भूमिका निभाई। टक्कर बिल्कुल थी। प्रधानमंत्री जी सारे काम छोड़कर इतनी रैलीज की, पूरा मंत्रिमंडल वहीं पर था, टक्कर बिल्कुल रही। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन जो आप मंडी अगर जाएंगे, जहां पर हम लोगों की 1 सीट नहीं है, मेरा आकलन है वहां 4 से 6 सीटें आ रही हैं। कांगड़ा उससे बड़ा रीजन है, जहां पर हमारे 3 से 4 विधायक हैं, वहां पर हम 10 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। कांग्रेस 38, 40 और 42 से बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ये मेरा साफ आकलन है। इससे मैं इधर से उधर नहीं हो सकती हूं। सुधांशु त्रिवेदी, एक कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश के अंदर दिख रही है न्यूज 18 के महापोल के अंदर। हालांकि बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है 35 सीटों के साथ, कांग्रेस 30 के साथ। लेकिन एक एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है। क्या चिंता की लकीरें हैं आपके माथे के ऊपर इफ यू लूज हिमाचल? क्योंकि आपके अध्यक्ष का गृह क्षेत्र भी है जगत प्रकाश नड्डा का। देखिए, हिमाचल के संदर्भ में यदि आप ध्यान करें अमीश जी, तो 2-3 महीने पहले जब चुनाव का वातावरण बनना शुरू हुआ था तो यह माना गया था कि कांग्रेस ही आ रही है, और इस प्रकार की बात भी थी कि हिमाचल में रिवाज रहता है, लौट के आ रहे हैं। परंतु आपने देखा जो जो चुनाव आगे बढ़ा तो शुरुआती सर्वेक्षणों में जो कांग्रेस को बढ़त दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद सर्वेक्षण कहने लगे कि नजदीकी मामला है, और एग्जिट पोल आते आते भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। तो मैं मानता हूं कि जिस समय यह नतीजों में तब्दील होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी थोड़े बहुमत से आगे दिखाई पड़ रही है, वो निर्णायक बहुमत से आगे दिखाई पड़ेगी। जी, एक और कारण भी है कि पर्वतीय राज्यों में चूंकि बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसे आपने देखा उत्तराखंड में भी हुआ था, बड़ा नजदीकी मामला बताया जा रहा था, परंतु जब परिणाम आए तो मामला नजदीकी नहीं था, वो काफी दूर का था। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा लगता है कि देखिए सुधांशु भाई, मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं, लेकिन एक पॉइंट से डिसएग्री करता हूं। उत्तराखंड में आपके उतने बागी नहीं थे जितने हिमाचल में है। वो बड़ा पॉइंट है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपके 11 से 12 बागी हैं, और जो हरवाने की स्थिति में भी है और जीतने की स्थिति में भी है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा जो अन्य 3 जीत के आएंगे वो किस खाते में से आएंगे। कांग्रेस के भी कुछ बागी है, लेकिन खबर ये आ रही है कि उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 की है या 2 की है, बीजेपी की 5 से 6 की है। वो सबसे बड़ी इक्वेशन को खराब कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। लेकिन मेरे साथ आतिशी, आप कांग्रेस को रिप्लेस करने के लिए चले थे हिमाचल में और गुजरात में, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर राघव चड्ढा का ट्वीट था कि कांग्रेस के दिन अब लद चुके हैं, कांग्रेस के दिन अब जा चुके हैं। और लगातार चाहे संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, चाहे अरविंद जी हो, तमाम लोग ये कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस को आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे, नीदर इन हिमाचल नीदर इन गुजरात। देखिए अमीश जी, गुजरात के सर्वे के से तो मैं आपका थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखती हूँ कि आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस गुजरात में आपके सर्वे से काफी ज्यादा स्ट्रांग आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी मेरा नेचर नहीं है कि मैं सर्वे के नतीजों से झगड़ा करूं, तो 8 तारीख को हम बात करेंगे। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, वहां पे आम आदमी पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने एक शुरुआत करी है। देखिए, किसी भी पार्टी की शुरुआत किसी राज्य में एकदम से नहीं होता। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीधा 67 सीट से सरकार बना ली थी। किसी भी राज्य में एस्टैब्लिश होने में एक पार्टी को समय लगता है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी शुरुआत करी है। वो कितनी सीट में कन्वर्ट होता है, कितने वोट शेयर में कन्वर्ट होता है, ये हम 8 तारीख को देखेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को एक तीसरी पार्टी के रूप में एस्टैब्लिश जरूर कर लिया है, जनता के मन में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। और आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकल चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ हिमाचल प्रदेश में दिखेगा। अलका लांबा, एक सेटिस्फेक्शन कांग्रेस को हो सकती है कि आम आदमी पार्टी आपको रिप्लेस करने के लिए चली थी गुजरात में और हिमाचल में रिप्लेस नहीं कर पाई है। व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन्हें भेजा गया था कांग्रेस को रिप्लेस करने, भाजपा के खिलाफ वोट जो पड़ रहा है उसे बांटने के लिए।
जिसमें ये बिल्कुल भी कामयाब होते हुए नहीं दिखे। हिमाचल में आपने सही कहा, जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर की लड़ाई ये थी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाजपा में मर्ज करा के इन्हें वहां खत्म किया जाए, बोरा बिस्तरी यहां से गोल करके गुजरात भेजा जाए या नहीं। जयराम ठाकुर चाहते थे कि आम आदमी पार्टी बनी रहे हिमाचल में, लेकिन चली अपना जो है अनुराग ठाकुर जी की और उन्हें गुजरात भेजा क्या, क्योंकि एक जगह हिमाचल था, जेपी नड्डा जी का राज्य, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज्य था, तो नाक बड़ी जो थी वो वहां पर दाव पर लगी हुई थी गुजरात में, इसलिए यहां से इनका बोरा बिस्तरी गोल हुआ। सत्येंद्र जैन वहां के प्रभारी रहे लंबे समय तक, और उसके बाद जब भ्रष्टाचार के आरोपों में ईडी ने उन्हें जेल भेजा, इनका नेता मनीष सिसोदिया आए। मनीष सिसोदिया जब शराब नीति में घिरे तो भगवंत मान आए। जब भगवंत मान एक हवाई जहाज से विदेश में उतार दिए गए क्योंकि शायद वो नशे में थे, इस वजह के बाद उसके बाद इनका वहां से बिस्तरा पूरी तरह से गोल हो गया और लोगों ने पूरी तरह एक तरफा वोट बटने नहीं दिया। आज आंकड़ों का दिन भी है, मेरे साथ अशोक वानखेड़े भी है। आतिशी, अ क्विक रिबटल ऑन दिस। देखिए, मैं अलका लांबा जी जिस तरह की नीच बातें करती है, मैं उनको रिस्पॉन्ड करना पसंद नहीं करूंगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा, चाहे गुजरात का हो चाहे वो हिमाचल का हो, सब क्या जनता सोच रही है वो सामने आ जाएगा। अलका कुछ कह रही है, अलका लांबा प्लीज बोलिए आप। जी की फोटो लगा दें। नहीं, अनपढ़ गवारों जैसी बात की दिल्ली हंस रही थी अतिशी आपकी बात पर कि गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया ठीक हो जाएगा। केजरीवाल जी का सदैव, ये हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड कहां से भी पढ़कर आई है, नोट में तस्वीर बदलिए, देश की अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया बच जाएगा। ये मुझे नीच कह रही हैं। अपना सर इतना क्यों गिरा लिया अतिशी, मुझे मालूम नहीं। मंत्री नहीं बन पाओगी तुम, समझ जाओ। अपनी भाषा, अपना जो चरित्र है उसे संभाल कर रखो, संभाल कर रखो। ये मेरा तुमसे सुझाव है। करेक्टर सर्टिफिकेट ना देना। अलका जी, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपकी बातों को कहा। 5 साल नहीं हुए विधायक बने, पहली बार विधायक बनी हो, और 5 साल भी नहीं हुए, और इतनी भाषा में निचले स्तर पर चली गई हो, पता नहीं क्या हासिल करना चाहती हो। कम से कम अतिशी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला इस स्तर की राजनीति पर आ जाएगी अपने आकाओं को खुश करने के लिए। मत करो ये सब, तुम्हें लंबे समय तक फायदा नहीं होगा। मैं फिर सुझाव दे रही हूँ आतिशी जी, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं राजनीति में। ठीक है आतिशी जी, आप मुझे मालूम है आपको मनीष सिसोदिया जी, आपके जो गुरु नेता हैं, सब कुछ है, उन्हें बच्चा। अलका जी आपने अपना वक्तव्य रख लिया। मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रख ले। ओके आतिशी जी, आप अपनी बात को रख लीजिए। देखिए अमीश जी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार की निचले स्तर की बातें अलका लांबा जी कर रही हैं, उस पर कोई रिस्पांस देना उचित नहीं होगा। हम आगे डेटा और आंकड़ों की बात करते हैं। इस प्रकार की निचली बातों पे मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली। जी, मैं डेटा की बात कर लेता हूं। मैं अशोक वानखेड़े मेरे साथ है। अशोक वानखेड़े, गुजरात का एग्जिट पोल है। अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार को बनता हुआ दिखा रहे हैं। अब स्ट्रगल ये है कि 125 आ रही है, 120 आ रही है, 115 आ रही है या 148 आ रही है, क्योंकि हमारे पास पी मार्क का एग्जिट पोल है जो 128 to 148 कह रहा है। एक एग्जिट पोल है जो 125 का आंकड़ा कह रहा है, एक एग्जिट पोल है जो 130 का आंकड़ा कह रहा है। तो लेकिन एक पॉइंट है कि कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है गुजरात में भी और हिमाचल में भी बीजेपी का। आम आदमी पार्टी उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची है, खासतौर पर इन दोनों राज्यों के अंदर। देखिए, गुजरात में तो मैं जहां पे भी मैं जाता था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार बनेगी, नो डाउट अबाउट इट। जी, सवाल यह है कि आप पिछला रिकॉर्ड 100 क्रॉस करते हैं, 120 पे पहुंचते हैं, 130 पे पहुंचते हैं, या आप 95 पे रहते हैं। ये रेंज तय करना था, क्योंकि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जिस हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा वो काबिल तारीफ था। 37 जिलों में 58 से ज़्यादा रैलीज एक प्रधानमंत्री की करना अपने आप में मायना रखता है। उनका गृह राज्य है वो। और कांग्रेस अंडर 50 अगर आती है, क्योंकि कई एग्जिट पोल 42-30 तक कांग्रेस को दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। और कई 50 तक देने में एग्जिट पोल्स को स्ट्रगल करनी पड़ी है कांग्रेस को देने में। पिछले साल के भी मैंने एग्जिट पोल देखे। मैं अभी वही पिछले साल के एग्जिट पोल की स्टडी करके आया हूँ। पिछले साल के एग्जिट पोल ने बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 128-130 दिए थे और कांग्रेस को कम से कम उन्होंने 60 दिए थे। ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल जो आए थे पिछले साल के, 17 पिछले साल के मतलब 2017 के एग्जिट पोल, लेकिन वो 77 पे पहुंची है, 99 पे आई। इंडिया टुडे ने 68 to 80 बोला। अगर कांग्रेस 50 से नीचे रहती है तो कांग्रेस यदि 50 के नीचे रहती है तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बुरा चुनाव होगा, क्योंकि 2002 में जब
गोधरा के उस हिंदुत्व की लहर पे नरेंद्र मोदी जी ने अपना टॉप मोस्ट स्कोर 129 किया था, तब भी वहां पे कांग्रेस 50 के ऊपर थी। जी, यदि आज 50 मेरे पास अब दिल्ली एमसीडी चुनाव के आंकड़े आ रहे हैं और दिल्ली एमसीडी में बड़ा उलटफेर हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी सत्ता छीन रही है भारतीय जनता पार्टी से, जबरदस्त उलटफेर हो रहा है। एमसीडी के अंदर केजरीवाल का जलवा दिख रहा है कायम होता हुआ, यानी अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी 100 के लिए स्ट्रगल कर रही है तो आम आदमी पार्टी 149 टू 171 पर जा रही है। और कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अन्य से भी कम की कैटेगरी में कांग्रेस जा रही है। यह आंकड़ा अपने आप में कांग्रेस के लिए चौंकाने वाला होगा। दिल्ली में कांग्रेस, हम पहले कहते थे बैठी हुई है, अब ऐसा लग रहा है कि वो शायद लेट गई है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है दिल्ली के अंदर। जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में टक्कर दिखा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भव्य जीत दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जरूर जीत रही है, ऐसा एग्जिट पोल के आंकड़े कह रहे हैं। और मनोज तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्ली के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे से जुड़े हुए हैं। अलका लामा खुद दिल्ली से आती है, विधायक रह चुकी हैं। मेरे साथ आतिश भी है। मैं सीधा मनोज तिवारी आपका रुख करता हूं। मनोज तिवारी, पिछली बारी तो आप अध्यक्ष थे, बचा ले गए थे जी, लेकिन इस बारी तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट तो नहीं होता, 8 तारीख को असली नंबर आएगा, लेकिन एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है कि इस बारी अरविंद केजरीवाल की बारी है। 15 साल बाद सत्ता का तिलिस्म टूट रहा है बीजेपी का एमसीडी में। जी, जो मैं देख रहा हूं अमीश भाई, अगर जो एग्जिट पोल है ऐसा ही एग्जिट पोल रहा तो फिर तो हम उनको बधाई दे देंगे, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने गलियों में लोगों के जो भाव देखे हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत विरुद्ध है। लेकिन मनोज भाई, ऐसे सवाल हम लोग करते थे। मन एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मन की बात जो है वो चुनाव के अंदर ज्यादा हम कह सकते हैं कि मन की बात नहीं होती, और उसके अंदर तो जनता की बात होती है। तो जनता की जो आवाज है वो दिल्ली के अंदर, गुजरात में बीजेपी की जीत हो रही है, हिमाचल में बीजेपी आ गया है, लेकिन एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ रही है। नहीं, हमने निश्चित रूप से गुजरात में और हिमाचल में तो बहुत ही अच्छा है, वो कहना ही नहीं है जो। लेकिन मैंने शुरू में ही आपसे कहा, मैं इसको नहीं मान रहा हूं या नकार रहा हूं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैंने मेरा दिल कहता है कि जो हमने गलियों में देखे हैं उसका कुछ अलग रिजल्ट भी आ सकता है। अगर यही एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है वही एग्जिट रह गया तो फिर उनकी डबल इंजन की सरकार होगी, फिर उनको जो वादे किए हैं वो करके देंगे। देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो आए नहीं एमसीडी चुनाव के अंदर, इसका ठीकरा किस पे फूटेगा? क्या प्रदेश अध्यक्ष पे फूटना चाहिए? आदेश गुप्ता ने पूरी प्लानिंग करी, आशीष सूद जो थे वो कैंपेन कमेटी के हेड थे, किस पे फूटेगा ठीकरा इसका? उनकी क्या प्लानिंग थी? ये सवाल तो उठेगा ना सबके मन में। चुनाव में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है अमीश जी, तो हम इस सब सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, वो पार्टी अपनी समीक्षा करती है। लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है। आदेश गुप्ता जी हमारे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में लड़े हम लोग। आशीष सूद जी जो नाम ले रहे हैं वो हमारे कैंपेन कमेटी के मुखिया थे, और हम उनके नेतृत्व में बहुत मेहनत किए, बहुत जगह गए। तो हमारा ये विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो एग्जिट पोल दिख रहा है इससे बेहतर रिजल्ट आएगा। और अगर हमने मान लिया कि यही एग्जिट पोल यही एग्जैक्ट हो गया जी, तो फिर डबल इंजन की सरकार बनाने का उनका सपना पूरा होगा और दिल्ली को वो अगले 2-2.5 साल में 5 साल में जन्नत बना देंगे, ऐसा हम अपेक्षा करेंगे। जी, लेकिन कोई गाना तो नहीं याद आ रहा आपको मनोज भाई आज? अब आज इस समय ऐसा एग्जिट पोल दिखा के हमसे गाना गवाओगे, कैसे अच्छा लगेगा? आज तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल हमारा उत्साह बढ़ाने वाला तो नहीं है, लेकिन हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे। लेकिन देखिए, हम जिस प्रकार से मेहनत हम तो हिमाचल और गुजरात भी दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है।
हम तो वो भी दिखा रहे हैं जहां पे बीजेपी की गुजरात में बड़ी जीत हो रही है, हिमाचल में एक बड़ा एज है भारतीय जनता पार्टी का, हम तो वो भी दिखा रहे हैं मनोज भाई। नहीं, निश्चित रूप से जो गुजरात और हिमाचल का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके हिसाब से हमने एक गीत गुनगुनाया था कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। तो मैक्सिमम जी मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता, हिमाचल की जनता ने चरण में बसाया है। दिल्ली से भी हमें आशा है, बाकी इंतजार करेंगे एग्जैक्ट पोल का। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करेंगे, जब नंबर थोड़ा ऐसा होता है तो एग्जैक्ट पोल का जरूर इंतजार होता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बीजेपी ने खासतौर पर मनोज तिवारी ने जबरदस्त दिखाई। उन्होंने बोला कि जो आंकड़ा आ रहा है उसका हम सम्मान करते हैं, आगे देखा जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाहते हैं गुजरात के ऊपर, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी बीजेपी से छीन रही है, इस तरह की बड़ी खबर है एग्जिट पोल के मुताबिक। आज बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक तो यूपी की रामपुर और खतौली सीट पर डाली जा रही है वोट। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई ने बीजेपी पर करीब 2.5 घंटे तक अगवा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सदन में पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दो टूक। कहा, राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल, जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ पकड़कर मंच पर किया राहुल गांधी के साथ डांस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सोयत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को किया थम्स अप। जर्मनी की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची। यहां वो अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के साथ ही चीन भारत संबंधों पर भी चर्चा कर सकती है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। घर और दफ्तर में की तोड़फोड़। हमलावरों ने 6 गाड़ियों में की तोड़फोड़। वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को नागपुर में जमकर बवाल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी पर शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर बाजू ठेहर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सीकर गैंग वॉर में शूटर्स ने कोचिंग के बाहर बेटी के इंतजार में खड़े एक पिता गैंग वॉर के शिकार। पिता के शव से लपटकर बिलखती बेटी की तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। एक लड़की की छींक आने के कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के टोंक में मामूली विवाद में एक ड्राइवर की जमकर पिटाई। वीडियो में 3 लोग बेरहमी से थप्पड़ मुक्के मारते दिखे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के नवादा में एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना आई सामने। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कराया जा सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब का रवैया एक जैसा रहने पर एक्सपर्ट भी हैरान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बिहार के समस्तीपुर में लूट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। लाखों का कैश लेकर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोबाइल शॉप में एक मोबाइल फोन अचानक ब्लास्ट हो गया। बैटरी के ब्लास्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में लड़कों को नियमों की अनदेखी कर रेव पार्टी करना पड़ा हड़ी। पुलिस ने छापा मारकर 34 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गहने की दुकान से चोरों ने करीब 7 लाख के गहने की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड चोरी की घटना। पटना पुलिस ने 5 गहना कारोबारियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद शास्त्री नगर पुलिस और उनके परिवार के बीच जमकर झड़प भी हुई।
यूपी के झांसी में एक दंपति ने एक बर्तन की दुकान की घुसकर मारपीट की है वहां और दुकान में रखे बर्तनों को फेंक दिया। पति पत्नी का दुकानदार को पीटता वीडियो वायरल हो चुका है। जलपाईगुड़ी में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया लाखों की कैश। गाड़ी में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। पता पूछने के बहाने घर में घुसकर एक महिला की चेन झपट्टा मारा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ यह वारदात। पटना के बेऊर जेल में बम मिलने की सूचना से आज सुबह हड़कंप। चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा मेटल डिटेक्टर से तलाशी, नहीं मिला कोई भी बम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद विदेशी हथियार बरामद, जिनमें अमेरिका में बना एक M1 कार्बाइन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुआ दिखने के बाद से दहशत में लोग। कई इलाकों में तेंदुआ घूमने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों ने एक आदमखोर बाघ का खौफ। बाघ के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किया। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार स्कूल टीचर समेत 6 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। प्रदेश के जौनपुर में डीजे वाहन पर खड़े होकर नाचते वक्त हुआ हादसा। करंट लगने से की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 10 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी। घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली की जिंजर होटल में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके। सैलानी बर्फबारी में स्कीइंग समेत कई अन्य खेलों का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। वायु गुणवत्ता एक बार फिर 400 के पार चली गई, जिसे देखते हुए CAQM ने JRAP की तीसरी स्टेज लागू की है। इसके बाद शहर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छा गया। ज्वालामुखी के धुएं से कई लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरें अब दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में, धमाकेदार 50 के जरिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे। थोड़ी देर में PM मोदी 2 दिवसीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी के मद्देनजर आज शाम होनी है सभी दलों की बैठक। PM मोदी सभी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे तैयारियों पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया। मैक्रों ने कहा कि PM मोदी शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लाएंगे। PM मोदी ने ट्वीट कर मैक्रों का आभार जताया। तो गुजरात के महापौर का आंकड़ा हमारे पास आ गया। बीजेपी को 131, कांग्रेस 40 से नीचे 38, आम आदमी पार्टी को 10, अन्य के खाते में 3। ये महापौर का आंकड़ा है, यानी पोल ऑफ पोल्स है ये। मेरे साथ संजय भी जुड़ गए हैं। संजय जी, आपका अभिनंदन है CSDS के। संजय जी, ये जो महापौर का आंकड़ा है ये क्या इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अगर 40 के नीचे आ रही है पोल ऑफ पोल्स के अंदर, संजय कुमार जी, तो ये बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल। जिस पार्टी को पिछली बार 77 सीटें आई थी और अब वो अगर 40 के नीचे जा रही है तो सेटबैक तो निश्चित रूप से सेटबैक है। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए जो आंकलन है वो तकरीबन 10 सीटों का है। तो कांग्रेस को मुझे लगता है सबक लेना चाहिए कि जहां जहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाती है। दिल्ली में यही हुआ, पंजाब में यही हुआ। तो सेटबैक तो निश्चित रूप से सेटबैक है और कांग्रेस को, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा। कांग्रेस को सावधान रहना पड़ेगा। मेरे साथ वारिस पठान भी जुड़ गए हैं। वारिस पठान का मैं सीधा रुख कर सकता हूं। वारिस जी, आप ना 3 में है ना अभी 13 में, यानी ना दिल्ली के अंदर आपको कुछ खास MCD में मिलता हुआ दिख रहा है, ना गुजरात में कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। व्हाट इज योर टेक, वारिस पठान जी? देखिए अमीश भाई, हम लोग पहली मर्तबा गुजरात का चुनाव लड़े, 14 सीट पे लड़ रहे थे हम लोग।
एक का जमीन नॉमिनेशन भरते ही कांग्रेस वालों ने खरीद लिया, बिक गया। वो 13 सीट पे लड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं। अभी आप तो दिखा रहे हो ना, अदर्स के अंदर दूसरे चैनल वाला दिखा रहा है 3-5। हमको यकीन है कि गुजरात की जनता हमको मोहब्बत से नवाजेगी और हमको इस मरतबा कामयाबी जरूर मिलेगी। मगर फिर भी गुजरात की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा था हमारी रैली में कितने रश, कितने लोग आ रहे थे, प्यार मोहब्बत से आ रहे थे वहाँ पे। और हमको यकीन है 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी जरूर मिलेगी। दिल्ली MCD में हम सिर्फ 15 सीटों पर लड़े, 15 सीटों में भी हमको यकीन है कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे। लोगों के हमको वोट मिले, लोगों की मोहब्बत मिली है। और 8 तारीख को देखिए एग्जिट पोल है, फाइनल तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमारी जो जानकारी है, हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनके तरफ से जो जानकारियां मिल रही है, वो जानकारी ऐसी है अमीश भाई कि दिल्ली में भी लोगों ने हमको अच्छे वोट दिए हैं और गुजरात में भी बहुत अच्छे वोट दिए अमीश भाई हमको हर तरफ। जैसे अहमदाबाद में हमको अच्छे वोट मिले हैं। मैं बता दूं व्यूअर्स को, वोट शेयर बीजेपी का एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी का वोट शेयर 45-48 के आसपास जा सकता है। कुछ 49 कुछ एग्जिट पोल्स तो आंकड़ा लगा रहे हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं काफी देर से, संजय सिंह जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुधांशु मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, दिल्ली MCD के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक लग रहा है। गुजरात में जरूर जीत मिल रही है, हिमाचल में जरूर जीत मिल रही है, व्हाट इज योर टेक? वहां सत्ता परिवर्तन हो रहा है। देखिए, दिल्ली MCD के जो भी आपके एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो हम लोगों के लिए चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु मेरा यह भी मानना है, यद्यपि मैं गुजरात और हिमाचल में गया था, गुजरात में अधिक रहा था, मगर तो MCD के बारे में हम यह भी कहेंगे कि 250 कॉन्स्टिट्यूएंसी और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी छोटी होती हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल डिस्कस कर रहे थे, तो अब जो भी सर्वेक्षण किया उन्होंने 250 में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जिट पोल किया या सभी में किया है, तो उसके अनुसार थोड़े बहुत अंतर से आंकड़ों में बदलाव भी हो सकता है। परंतु यदि आप माने कि बदलाव होता है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल होती है MCD में, तो मेरे विचार से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत सुखद नहीं होगा। परंतु फिर आम आदमी पार्टी के पास यदि दोनों की सत्ता आ जाती है, तब यह देखना होगा कि वो इसका संचालन किस प्रकार से करते हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि अंतिम परिणाम आने देना चाहिए। 250 जो सीटें हैं, इनमें बहुत छोटी कारपोरेटर में बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, 1500 वोट के इधर उधर होने पर भी भारी उलटफेर हो सकता है। इसलिए मैं इसमें अभी थोड़ा अंतिम परिणाम आने तक इस पे कोई निष्कर्ष निकालने से बचना चाहूंगा। संजय जी, चलिए शुरुआत आपकी MCD से ही करते हैं। वहां पर आपको थोड़ी सुहानी खबर मिल रही है, बेहतर खबर मिल रही है कि आप वहां पे सत्ता में आ रहे हैं। और गुजरात में और हिमाचल में एक बड़ा सेटबैक भी लग रहा है, यानी जो आपको एक उम्मीद थी वहां उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा गुजरात में खास तौर पर। क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज योर टेक? क्या आपको लगता है जो MCD का एग्जिट पोल है यही एग्जैक्ट पोल होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सुधांशु जी की बात से सहमत हूं और हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए 8 दिसंबर की। और आप देखिएगा कि दिल्ली और गुजरात दोनों में मेरा अपना मानना है कि अभी जो सर्वे में भी आप दिखा रहे हैं दिल्ली को लेकर भी, यह आंकड़ा और बढ़ेगा, यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 2015 की पुनरावृत्ति होगी इस बार 2022 के MCD के चुनाव में। जैसे 2015 में हम लोग अधिकतम सीट मान रहे थे अपनी 50 से 55, जब बक्सा खुला तो 67 आई। इस तरह से इस बार भी आपने सर्वे में अपने हिसाब से मैक्सिमम दिया होगा एग्जिट पोल में, लेकिन जब बक्सा खुलेगा 8 दिसंबर को तो मैं समझता हूं यह आंकड़ा और बड़ा होगा। इसमें इन्होंने 17 केंद्रीय मंत्री लगाए, 9 मुख्यमंत्री लगाए, JP नड्डा जी को लगाया, सैकड़ों सांसद दिल्ली में प्रचार किए। बावजूद इसके अगर यह परिणाम आता है तो पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय नेताओं को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि वो दिल्ली में बुरी तरीके से फेल हुए। अब आते हैं गुजरात के ऊपर। जी। गुजरात के अंदर एक सेकंड सुधांशु जी से दिल्ली पर जवाब ले लूं, क्योंकि आपने मूल्यांकन करने की बात बोली। सुधांशु त्रिवेदी, मूल्यांकन पूरा कर लूं फिर आप। ठीक है संजय मेक योर पॉइंट। संजय जी मेक योर पॉइंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात में पहली बार आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी और गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो गारंटी कार्ड जो था 300 यूनिट बिजली फ्री का, माताओं बहनों के लिए महिला सम्मान निधि 1000 रुपए प्रतिमाह का, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, यह गारंटी कार्ड, इसकी गूंज गांव गांव में थी।
मतलब सुदूर इलाकों में भी अगर आप जाएंगे तो लोग अपने जेब में अरविंद केजरीवाल का वो गारंटी कार्ड लेके घूम रहे थे, ये भरोसा जता रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री के नाम पर वोट देंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका मूल्यांकन सही ढंग से आप 8 दिसंबर को कर पाएंगे, क्योंकि लोग बेरोजगारी के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे, जो दुश्वारियां उनकी जिंदगी में है, उन सवालों पे, मोरवी की घटना पे और लट्ठा कांड पे कितना वोट दिए हैं वो, और कितना अरविंद केजरीवाल एक गारंटी मैन के तौर पे कितना उन पे भरोसा रहा है। 8 दिसंबर को आपको ये निश्चित रूप से परिणाम में पता गुजरात में थे। तो सुधांशु, मैं आपका रुख कर लेता हूं और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप दिल्ली में जो हार होगी उसका मतलब बीजेपी के पूरे शीर्ष नेतृत्व पर इसकी जिम्मेदारी है, सांसदों पर जिम्मेदारी है, केंद्रीय मंत्रियों पर जिम्मेदारी है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन मैंने एक आंकड़ा निकाला है, वो आंकड़ा मैं पहले शेयर कर लेता हूं। और ये आंकड़ा जो मैंने निकाला है, ये एक्सिस माई इंडिया के डाटा से मैंने निकाला है, मैं शेयर कर रहा हूं व्यूअर्स के साथ, और संजय जी खासतौर पर आपके साथ और अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ। स्लम में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है, वो 49% है, और बीजेपी का वो वोटिंग परसेंटेज 28% है। कॉलोनी फ्लैट के अंदर बीजेपी का परसेंटेज 36% है, जबकि आम आदमी पार्टी 42% है। और अगर हम बड़े घरों की तरफ जाते हैं जो कि पॉश इलाके हैं, वह भारतीय जनता पार्टी 42% है, आम आदमी पार्टी 37% है। कांग्रेस का नंबर भी है, कांग्रेस का परसेंटेज 11, 10 इसके आसपास है, इससे ज्यादा कहीं कांग्रेस का परसेंटेज नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई है दिल्ली के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये एक आंकड़ा मैंने सुधांशु शेयर किया है, व्हाट इज योर टेक? स्लम के अंदर आम आदमी पार्टी को अपना 50% वोट शेयर मिल रहा है, वो बड़ी बात है अपने आप में। आपने तो हर जहां झुकी वहां घर का वादा किया था। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि मूल्यांकन का विषय आया तो मूल्यांकन तो परीक्षा के परिणाम आने के बाद होता है, परीक्षा के अनुमान पर नहीं। परंतु अनुमान पे भी जो मूल्यांकन है, यदि ये आंकड़ा किसी एक सर्वेक्षण ने दिया है, उसने कितनी झुग्गी झोपड़ियों का कितने प्रतिशत, कौन सा सैंपल सर्वे और कितना फ्लैट का कितना लिया, परंतु यदि ये माना भी जाए, हम उस पर नहीं जाते, क्रिटिसाइज नहीं करते, पर यदि माना जाए तो हो सकता है कि इन्होंने जो फ्री की बात कही हो, वो जितना आप उत्तरोत्तर निर्धन वर्ग में जाते हैं उसमें फ्री वाली बात ज्यादा अपील करती हो, जितना आप मध्य वर्ग में, उच्च मध्य वर्ग में जाते हैं तो ये व्यवहारिकता भी दिखने लगती हो कि सरकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या उसका लॉन्ग टर्म का इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि जिन जिन देशों में कभी ऐसा हुआ है उन पर लॉन्ग टर्म में जाके अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो कई बार क्या होता है कि भाई जिसके सामने रोटी का सवाल है या ज्यादा गरीबी का सवाल है, उसको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आगे क्या होगा, फिलहाल मुझे मिले। हो सकता है इस प्रकार की बात रही हो, परंतु एक बात मैं एक और कहूंगा, एक गंभीरता की बात यहां पर और भी है। जहां एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में थी या आपके उसमें दिख रही, वहां उन्होंने मेयर के लिए कोई नाम नहीं बताया है अभी तक। अपना नेतृत्व किसको देंगे, अपना नेता वो नहीं, मगर जहां कहीं नहीं थे वहां मुख्यमंत्री वो अनाउंस कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि मतलब जो गंभीरता की बात होती है राजनीति में, हम लोगों ने जनसंघ के जमाने से आज तक तभी मुख्यमंत्री कैंडिडेट अनाउंस किया था जब हम सीरियस सत्ता के दावेदार हो गए थे या मुख्य विपक्षी दल हो गए थे। तो जहां ये सीरियस दावेदार हैं वहां अपना चेहरा नहीं बताते हैं, और जहां पता है कि होना कुछ नहीं है वहां चेहरा बता देते हैं। जी जी, मेरे साथ कांग्रेस की नेता भी जुड़ रही हैं, अलका लांबा, मैं उनका रुख कर लेता हूं, जुड़ी हुई हैं। अलका जी, दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस को सेटबैक लग रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि आपकी नेतृत्व की अगुवाई अनिल चौधरी कर रहे थे, उनका तो अपना वोट ही कटा हुआ निकला। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को दिल्ली में अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करना पड़ेगा? इट इज हाई टाइम। हम बेशक इसको एग्जैक्ट पोल ना मान रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है दिल्ली खासतौर पर। अमीश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये परिणाम आते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल दोबारा से एक आत्ममंथन करने की और बहुत बड़ा एक जो है पार्टी के अंदर जो है चीजों को लाने की, बदलने की जरूरत है, मैं महसूस करती हूं। पर मैं आपको ये बता रही हूं, मैंने 30 नगर निगम, क्योंकि 250 सीटों पर हर नेता के लिए पहुंचना संभव नहीं था, 30 नगर निगम में 50 जनसभाएं, कामयाब जनसभाएं मैंने खुद की। लोग आए और मैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहूंगी जो आज आपका चैनल देख रहे हैं, निराश मत होइए, बहुत खूब लड़े आप, ईमानदारी से लड़े, सीमित संसाधनों में लड़े,
एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की फोटो भाजपा के उम्मीदवारों के साथ थी, दूसरी वार दिल्ली के मुख्यमंत्री और उम्मीदवारों की तस्वीर थी। दोनों सत्ताधारी पार्टियां, धन बल पैसा, देश के रक्षा मंत्री नितिन गडकरी जी, सबको हमने गलियों और सड़कों पर देखा। धन और बल, विज्ञापनों की कोई जो एक कमी दोनों के पास नहीं थी। दोनों सत्ता में, दोनों के खिलाफ नाराजगी जरूर थी, लेकिन मुझे ये लगता है बिल्कुल कांग्रेस की तरफ आने में लोगों को एक हमें बहुत जो है अभी प्रयास करने की जरूरत है, जो हम करेंगे। ओके अशोक जी मुझे एक पॉइंट था अलका जी, आपके पार्टी को किसने मना किया था कि आप अपने बड़े नेता नहीं उतरे? दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये आपके पार्टी को फिर से जिंदा करने की एक जगह थी, लेकिन आपको पता है आपकी स्टैंडिंग जो स्क्रीनिंग कमेटी कब बनी? 7 दिन पहले आपकी स्क्रीनिंग कमेटी बनती है। जब स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के पास 3 दिन का टाइम होता है स्क्रीनिंग करके उम्मीदवार घोषित करने का। जब इतनी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी तो अब उसमें लग गई थी भारत जोड़ो में, आपके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भारत जोड़ो में थे महाराष्ट्र में, और नांदेड़ में वो स्टेज पे कहते हैं कि अरे वो वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव भी है, वहां किसी को भेजना होगा। ऐसा नहीं होता। राजनीति यदि वो प्रधानमंत्री का वो तो नरेंद्र मोदी को आप ये देखिए, हैदराबाद के चुनाव में तो अमित शाह खुद गए थे। चुनाव लड़ना यदि जीतना है तो लड़ना, कुछ अपोजिशन से भी सीखना चाहिए। मुझे याद है, मैं नरेंद्र मोदी जी की, मैं तो सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की एक बात, जब उन्होंने विधानसभा, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, विधानसभा जब उन्होंने विधानसभा में उनका विदाई समारोह हुआ, तब उन्होंने एक बात बड़ी रेखांकित करके कही थी कि मैं विधानसभा में विरोधियों का भाषण सुन के अंडरलाइन करता हूं, नोट करता था चीजों को, और उनसे सीखता था कि मुझे यदि सत्ता में ही रहना है तो मुझे क्या करना होगा। तो आपको भी कुछ विरोधियों की अच्छी बातें भी सुननी, क्योंकि ये मत कहिए कि उन्होंने किसको भेजा, ये कहिए कि आपके कौन लोग आए। अलका लांबा, क्योंकि कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति हुई है, गुजरात में अंडर 40 पे स्ट्रगल कर रही है। एक हेडलाइन तो 8 तारीख को होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2 राज्यों में अगर वापस आती है, या फिर गुजरात में 27 साल बाद वापस आती है और हिमाचल में एक स्ट्रगल करती है। एक हेडलाइन जरूर होगी कि कांग्रेस का पटाक्षेप हो गया है देश की राजधानी के अंदर। एमसीडी का इलेक्शन जो है, वो ऐसी खबरें लगातार आ रही थी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है, पार्टी नहीं लड़ रही। ये गंभीर सवाल जरूर खड़े होंगे। और आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे, वो जनाब क्या कर रहे थे? अमीश जी देखिए, मैं कह रही हूं, भाजपा हो, आम आदमी हो, कुछ लोगों की कोशिश निरंतर जारी है ये परसेप्शन क्रिएट करने की कि कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, और निरंतर प्रयास है। इन प्रयासों को विफल करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी, आज ही अशोक गहलोत जी ने कहा, राहुल गांधी पिछले लगभग नहीं तो मैं कह रही हूं 100 दिन पूरे करने जा रही है यात्रा, हजारों किलोमीटर चल चुके हैं। कहीं आपको नहीं दिखाई देगा कि राहुल गांधी है, पूरी कांग्रेस सड़कों पर है, महंगाई के मुद्दे पर। मैडम, मैं कम से कम 20 बारी कार्यक्रम कर चुका हूं भारत जोड़ो यात्रा पर। स्वागत करती हूं। मैं 20 बारी कार्यक्रम कर चुका हूं, लगातार चैनल कवर कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है, एक सेकंड मैं संजय जी का रुख करता हूं। संजय जी, कांग्रेस के लिए आपकी राय में टेक अवे क्या है इन तीनों राज्यों के अंदर, एग्जिट पोल के अंदर? देखिए अमीश, मुझे लगता है आज का चुनाव परसेप्शन पे लड़ा जाता है। सरकार में अगर पार्टी है तो क्या काम किया, उस पर अगर वोट पड़े तो मुझे लगता है कि जिस तरह के नतीजे गुजरात में देखने को मिल रहे हैं या जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, वैसे नतीजे नहीं होते, क्योंकि सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं है। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और परसेप्शन क्या हो गया? परसेप्शन ये हो गया है ये पार्टी तो खत्म हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टी खत्म हो रही है, नहीं, परसेप्शन ऐसा बनता जा रहा है पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। और इस परसेप्शन को बनाने में भी कांग्रेस के नेताओं का ही हाथ। अब जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, या जिस तरह से उनका प्रचार का तरीका रहा, गुजरात को देख लें, हिमाचल को देख लें, बड़े नेता प्रचार में नहीं जाते। ये सब एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि कांग्रेस चुनाव होल हार्टेडली नहीं लड़ रही है जी। इस वजह से ये कांग्रेस को सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल की बड़ी हेडलाइन कांग्रेस के संदर्भ में क्या होने वाली है एज पर यू, अगर आपको अखबार में फ्रंट पेज पे हेडलाइन डालनी हो तो? देखिए, कांग्रेस की अगर यही नियति होने वाली है जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो फिर तो कांग्रेस के लिए मतलब एक तरह से मृतप्राय कांग्रेस। आप जो है इसके आगे आप क्या कह सकते हैं? मतलब आप वो राज्य जहां पर 1985 के बाद से कोई भी पार्टी दोबारा चुनाव नहीं जीती। अगर हिमाचल में बीजेपी आती है तो कांग्रेस के लिए आप छोड़ दीजिए, गुजरात में कुछ कोई नहीं मान रहा था करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो रिकॉर्ड कहता है कि हर बार सरकार बदल जाती है। और वहां पे अगर स्ट्रगल भी हो रही है, अगर
2-3 सीटों का भी गैप रहता है, वो भी एक बड़ा हाई पॉइंट होगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़े कैंडिडेट आपको देख रहे हैं। सुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। रिबाबा जडेजा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। जामनगर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी की राघव जी पटेल कृषि मंत्री हैं। गुजरात के कनु देसाई बीजेपी के हैं। वित्त मंत्री हैं गुजरात के पारडी वलसाड़ से। ये कुछ बड़े कैंडिडेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके भविष्य का फैसला होगा गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बारी फ्लैशबैक दोबारा कर देता हूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पोल ऑफ पोल्स के अंदर 130+, ये अभी तक की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी अगर ये एग्जैक्ट पोल रहता है 8 तारीख को। ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। हिमाचल के अंदर 35 भारतीय जनता पार्टी, 30 कांग्रेस और एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी नंबर 1, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है खासतौर पर एमसीडी चुनाव के अंदर, और गुजरात के अंदर तो अंडर 40 कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी, प्राइम ऑपोजिशन अब अभी भी कांग्रेस को ही लेके चल रहे हैं अपना। सुधांशु, वो सूट करता है आप? देखिए, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो बात दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, आपके कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि कांग्रेस के लिए बहुत चिंताजनक बात है, बात समाप्त होती जा रही है। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को सीधे सत्ता नहीं मिली थी पहली बार। कांग्रेस पार्टी ने उसकी पालकी ढोई थी जब 28 सीटें आम आदमी पार्टी की और 8 सीटें कांग्रेस की थी, तो पालकी ढोकर सत्ता के मुकाम तक पहुंचाया था। और आज परिस्थिति ये हो गई है कि कहीं कोई कांग्रेस का पुरसा हाल ही नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक विचार करने की बात है कि यदि बहुत सुविधा की राजनीति होने लगती है बड़े दलों के द्वारा, क्योंकि वह चुनाव ऐसा था, कांग्रेस 15 साल सत्ता में थी और उसके बाद परिणाम उसके विरुद्ध आया था, तो कांग्रेस को ईमानदारी से अस्वीकार करना चाहिए था कि जब जनादेश उनके इतने विरुद्ध है कि सत्ता से रहकर वो 8 पे आ गए, इसके बाद भी येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है, तो मुझे लगता है उस सुविधा की राजनीति का एक बहुत असुविधाजनक पक्ष उन्हें आज देखने को मिल रहा है। परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने एक लाइन और, आम आदमी पार्टी ने उस मौके का पूरी तरीके से लाभ उठाया और कांग्रेस का वोट भी उनकी तरफ शिफ्ट हो गया। तो यह सिर्फ कहने की बात है कि किसी भी राजनीतिक निर्णय में यदि हम मेहनत और जिसे कहते हैं कि परिश्रम की बजाय सुविधा और बैकडोर वाला रास्ता एडॉप्ट करते हैं, तो उसके अधिकतर परिणाम, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कह रहा हूं, जब जब केंद्रीय दल पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों की पालकी ढोई है, 1967-68 में हमने उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वहां से लेकर मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने से लेके चाहे बिहार रहा हो या कर्नाटक रहा हो, उसके परिणाम बहुत सुखद नहीं रहे हैं। और कांग्रेस में उसका सबसे दुखद पक्ष दिल्ली में कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। मेरा सवाल संजय सिंह जी से है। संजय सिंह जी, आप बार बार लगातार आप भी बोल रहे थे अपने कार्यक्रमों में, हमारे इंटरव्यूज में भी आपने बोला, राघव चड्ढा भी बोल रहे थे, मनीष सिसोदिया भी बोल रहे थे, बार बार उनकी एक ही लाइन थी कि देखिए कांग्रेस का विकल्प आम आदमी पार्टी है। लेकिन हमने देखा गुजरात के अंदर कांग्रेस बेशक नीचे जा रही है लेकिन मेन ऑपोजिशन कांग्रेस ही है। हिमाचल में कांग्रेस ही मेन ऑपोजिशन है, आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। क्या आपको लगता नहीं आप जल्दबाजी कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? एक क्वेश्चन आएगा। देखिए मुझे लगता है कि अभी हमारे मित्र सुधांशु जी ने जो बात कही, तो इनका तर्क बड़ा हास्यास्पद है कि इन्होंने कहा कि जिस चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं वहां हम अपने मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। तो 2013 का ये चुनाव लड़े, ये गंभीर नहीं थे दिल्ली में। 2015 का लड़े, तब भी ये गंभीर नहीं थे। 2020 में लड़े, तब भी ये गंभीर नहीं थे। अरे भाई, 32 सीटें आपकी आई थी 2013 में, आप गंभीरता से लड़ ही नहीं रहे थे चुनाव, और पूरी की पूरी पार्टी आपकी लग गई थी कि गृह मंत्री जी 2020 में गली गली में पर्चा बांट रहे थे। 2015 में प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की, नहीं आपने कहा कि जिस चुनाव में हम गंभीरता से लड़ते हैं वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, वरना नहीं देते। हमने तो तीनों चुनाव अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे लड़ा, उनके चेहरे पे लड़ा। आप तीनों चुनाव में बगैर किसी चेहरे के चुनाव में लड़े। तो एमसीडी के चुनाव में परिणाम 8 दिसंबर को आने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं सर्वे में, इससे बड़ा आंकड़ा आएगा। अब मैं आपको अमीर जी एक इंपॉर्टेंट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। संजय जी, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, हिमाचल की भी बात करी। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं, वहां आप कांग्रेस को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मैं गुजरात मेन ऑपोजिशन इज कांग्रेस। बोलने तो दीजिए। जी बोलिए संजय जी प्लीज।
हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ऐसा है, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने हमारे साथ कब कब क्या क्या किया है, ये एक बार आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। हमको 2013 में दिया गया 6 सीट, हमारी आई 28 सीट। 2015 में दिया गया 29 सीट, हमारी आई 67 सीट। 2020 में हमें दिया गया 42 सीट और हमारी आई 62 सीट। मैं व्यूअर्स आपको रोक रहा हूं, मेरे पास टुडे चाणक्य का आंकड़ा आ गया हिमाचल प्रदेश का, और टुडे चाणक्य के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट शेयर बराबर रह सकता है। 42% के आसपास का वोट शेयर रह सकता है। +3 और ±3% इसमें इस आंकड़े को आप मिला के चलिए। और अदर्स की जो श्रेणी है वो 16% तक जा सकती है, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। और अगर अदर्स की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी के बागी जीत के आते हैं तो बीजेपी का फिर एज हो जाता है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर बराबर की टक्कर का है। टुडे चाणक्य के अनुसार अलका लांबा एक राहत की खबर 50 मिनट बाद। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सजेस्ट करता है कि बराबर की टक्कर है वोट शेयर के मामले में। सीटों का आंकलन अभी नहीं आया है, मैं फिर कह रहा हूं टुडे चाणक्य का। क्विकली अलका जी। धन्यवाद अमीश जी, मैं वही कह रही हूँ, जितने भी पैनलिस्ट हैं जल्दबाजी मत करें। मैं हाथ जोड़कर सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ, कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता ने जमीन पर मेहनत की, और लोकतंत्र में इन सबका जीवित रहना, पक्ष विपक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े मेरे पास टुडे चाणक्य के आंकड़े भी आ गए 33, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है। संजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रेडिक्ट करना पोलस्टर्स के लिए भी टफ हो रहा है? नहीं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को प्रेडिक्ट करना पोलस्टर्स के लिए मुश्किल इस बार हो रहा है, क्योंकि कांटे का मुकाबला है। वैसे तो बाइपोलर चुनाव होते हैं, तो बाइपोलर चुनाव उतना मुश्किल नहीं है जितना मल्टीपोलर होता है, लेकिन शुरू से यह देखने को मिल रहा था कि हिमाचल का चुनाव कांटे का टक्कर है, और इस वजह से ये जो अलग अलग तरह के आंकड़े आ रहे हैं, कुछ अलग आ रहे हैं। हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, हमने देखा हर 5 साल बाद, लेकिन उत्तराखंड में ये ट्रेंड बदल गया। बीजेपी ने इस बार नारा भी दिया था कि रिवाज बदलो, और अगर कांग्रेस उस तरह का ट्रेंड को नहीं बरकरार रख पाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक होगा। ये बड़ा आंकड़ा है पोल ऑफ पोल्स का। इस बड़े आंकड़े के मुताबिक में बीजेपी को 35, कांग्रेस को 30 मिल रही है। संजय जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करना चाह रहे थे, फिर सुधांशु भी कहना चाह रहे थे कुछ। संजय जी 20 सेकंड अपनी बात को आप रखिए क्विकली। संजय तो जी। मैं ये कह रहा हूं, संजय सिंह। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि तीनों 2013, 15, 20 में हमारे लिए जो सर्वे आए एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के, वो गलत साबित हुए दिल्ली में भी, और इसी प्रकार से हमारे लिए जो सर्वे आया था पंजाब का, वो भी मैं आपको बता दूं, कोई हमें 56 सीट दे रहा था, कोई 39 दे रहा था, कोई 51 दे रहा था, किसी ने 92 सीट या बहुमत का आंकड़ा तक नहीं दिया था, लेकिन प्रचंड बहुमत से हम पंजाब में चुनाव जीते। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को लेकर गुजरात में जो आकलन अभी किया जा रहा है, इंडिया ने गुजरात का जब चुनाव 90 सीटों के आसपास दी थी। अगर मेरे को ध्यान में, सवाल अपने पूरे कर लिया कीजिए, तब मैं बोलूं तो ज्यादा ठीक है। बोली संजय जी, बोलिए। आप पूरे कर लीजिए सवाल। नहीं ना, मैंने बोला एक्सिस माई इंडिया ने आपको 90 सीट दी थी, सवाल अपने 90 सीटें दी थी, खासतौर पर पंजाब के इलेक्शन में एक्सिस माई इंडिया ने। ठीक है, मैं अब अपनी बात पूरी कर लूं। गुजरात की बात जहां तक आप कह रहे हैं, गुजरात के सुदूर इलाकों में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 300 यूनिट बिजली फ्री का गारंटी कार्ड, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का गारंटी कार्ड, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए महिला सम्मान निधि का गारंटी कार्ड, ये घर घर पहुंचा है। उस पर लोगों को भरोसा है। और जो हमारे मित्र सुधांशु जी कह रहे थे कि कई बार फ्री की राजनीति की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था पे गलत परिणाम पड़ता है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली मुनाफे का बजट देता है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के बावजूद मुनाफे का बजट देता है। और महंगाई की दर दिल्ली में पूरे देश में सबसे कम है। यह अरविंद केजरीवाल जी का अर्थशास्त्र है कि गरीब को ताकतवर करो, उनके पास अशोक वानखेड़े कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक वानखेड़े कुछ पूछना चाह रहे हैं। संजय भाई अशोक वानखेड़े कुछ पूछना चाह रहे हैं। दिल्ली की सरकार आधी सरकार है। दिल्ली के बहुत सारे खर्चे केंद्र सरकार के भी मत्थे होते हैं, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट। मजा तो तब आएगा जब पंजाब में आप सब कुछ दे के प्रॉफिट में आ जाइए, सब कुछ दे के डेफिसिट बजट मत लाइए। मैं तो पंजाब की तरफ से देख रहा हूं, क्योंकि पंजाब ऐसा एक राज्य है जहां सही मायने में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। दिल्ली में तो क्या है, कभी एलजी का इंटरफेरेंस है, कभी होम मिनिस्टर का है, आए दिन आप कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं।
तो जी पंजाब ठीक का है, मुझे जवाब लगता है जवाब उस पे जवाब आकलन होगा सुधांशु सही। माफ करिए मेरे पास समय नहीं है। ओके संजय संजय 10 सेकंड 10 to 15 सेकंड्स क्विक रिप्लाई। आपके पास दो संजय बैठे हुए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? संजय सिंह आम आदमी पार्टी संजय सिंह। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा पंजाब के अंदर भी फ्री बिजली की योजना लागू हो गई और वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन हमारा बढ़ा है। ये आंकड़ा आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एक नए विकल्प के रूप में पहली बार आई है। वहां परिवर्तन के नारे गूंजे हैं, परिवर्तन के नाम पर वोट पड़ा है। इसलिए 8 दिसंबर का जो परिणाम आएगा, मैं समझता हूं कि आपके एग्जिट पोल का जो नतीजा है इससे बिल्कुल विपरीत आएगा। चलिए देख नजर रहेगी आप तमाम लोगों का। जी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एग्जिट पोल पे हमारी बड़ी कवरेज जारी है। अमन मेरे साथ मौजूद है। अमन क्या नया आंकड़ा लेकर आए हैं, बताइए जरा। महा एग्जिट